नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका में आज नया इतिहास रचा जाएगा। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। 78 वर्ष के जो बाइडेन आज अमेरिका के नए और सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसके बाद वो आधिकारिक रूप से अपना कामकाज संभालेंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट इस देश का सबसे ताकतवर पद होता है। न्यूयॉर्क की एक वेबसाइट स्टाइल कास्टर के मुताबिक अमेरिकी कानून यूएस कोड 3 के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति का सालाना वेतन 4 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारतीय मुद्रा के अनुसार ये करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को $50,000 का सालाना एक्सपेंस अलाउंस भी मिलता है और $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अलाउंस भी। जहां तक बात बाइडेन के भारतीय कनेक्शन की है, जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 20 लोग भी शामिल हैं। यह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की टीम में भारतीयों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसे आप अमेरिका की राजनीति में भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। सॉफ्ट पावर यानी कि पब्लिक डिप्लोमेसी का वो औजार जिसका उपयोग उस क्षमता के लिए किया जाता है जिससे दूसरों को बिना ताकत या धमकी का इस्तेमाल किए ही कुछ करने के लिए तैयार किया जाता है। इन भारतीयों की लिस्ट में 50 वर्ष की नीरा टंडन सबसे महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका के लिए बजट तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। 45 वर्ष की वनिता गुप्ता को अमेरिका के न्याय विभाग के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए मनोनीत किया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका की जनता के स्वास्थ्य को सुधारने की सलाह देंगे। वहीं 47 वर्ष की माला अडिगा राष्ट्रपति की पत्नी को पॉलिसी के मामलों में सलाह देंगी। 32 वर्ष की सबरीना सिंह को भी फर्स्ट लेडी की मीडिया सलाहकार बनाया गया है। आयशा शाह इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्रपति के संदेशों को अमेरिका के लोगों तक पहुंचाएंगी। समीरा फाजदी आर्थिक मामलों पर जो बाइडेन को सलाह देंगी। आर्थिक मामलों की समिति में भरत रामामूर्ति भी शामिल हैं। गौतम राघवन राष्ट्रपति के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। इन सब में राष्ट्रपति के सबसे करीबी हैं विनय रेड्डी। उन्हें जो बाइडेन के भाषणों को लिखने की जिम्मेदारी मिली है। शपथ के बाद जो बाइडेन जो संबोधन देंगे जिसमें वो अपनी सरकार का एजेंडा दुनिया के सामने रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी विनय रेड्डी की ही रही है। विनय रेड्डी ने ही बाइडेन हैरिस के कैंपेन का जिम्मा संभाला था और इससे पहले जो बाइडेन के साथ वो तब भी थे जब वो बतौर उपराष्ट्रपति काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस में स्पीच राइटर डिपार्टमेंट को खास तवज्जो दी जाती है क्योंकि उसके पास ही राष्ट्रपति का भाषण लिखने और उसके बारे में रिसर्च करने की जिम्मेदारी रहती है। ओबामा प्रशासन में ये भूमिका निभा चुके सारदा पेरी के मुताबिक एक स्पीच राइटर का मेन काम यही है कि वो अपने नेता की सोच को लोगों तक पहुंचा सके। अमेरिकी इतिहास में शपथ के बाद की पहली स्पीच काफी खास रहती है। 1789 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तब के भाषण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक खुले विचारों वाली सरकार का समर्थन किया। इसके बाद जब दूसरे कार्यकाल में वॉशिंगटन चुने गए तो उन्होंने सिर्फ 135 शब्द की स्पीच दी, जो अब तक का सबसे छोटा भाषण था। सन 1841 में विलियम हैरिसन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने करीब 8,500 शब्दों का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण था। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति की इनॉग्रल स्पीच से उनके कार्यकाल की झलक दिखती है, जिससे आधार पर वो आने वाले 4 साल काम करने वाले हैं। इसके अलावा वेदांत पटेल राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर फैसला देने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय मूल के 3 लोगों को शामिल किया गया है। सोनिया अग्रवाल को पर्यावरण मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। अमेरिका को कोरोना से बचाने वाली टीम में विदुर शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है और अमेरिका के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने वाली टीम में भी भारतीय मूल की 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। इस समय जो बाइडेन की कोशिश अमेरिका को फिर से मजबूत करने की है और इसके लिए वो अपनी टीम के इन महत्वपूर्ण लोगों पर निर्भर हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह को इनॉग्रेशन डे क्यों कहा जाता है। अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक है। पिछले 233 वर्षों में वहां पर 45 राष्ट्रपति हुए हैं। 72 बार शपथ ग्रहण हो चुका है।
लोकतंत्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका में एक अंतर है। भारत में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, जबकि अमेरिका में इसे इनॉग्रेशन डे यानी कि उद्घाटन समारोह कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एक जैसी भूमिका होने के बावजूद भारत में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को अमेरिका में इनॉग्रेशन डे क्यों कहा जाता है? इनॉग्रेशन शब्द का इस्तेमाल प्राचीन रोमन साम्राज्य में किया जाता था। उस समय पादरी एक धार्मिक संस्कार की मदद से ये फैसला करते थे कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठने के योग्य है या नहीं, और इस अनुष्ठान को ही इनॉग्रेशन कहा जाता था। इस समय अमेरिका, रूस, आयरलैंड और ब्राजील सहित कई देशों में शपथ ग्रहण के लिए इनॉग्रेशन शब्द का ही इस्तेमाल होता है। इनॉग्रेशन डे एक औपचारिक समारोह है। इसका पूरे होते ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। ये समारोह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की संसद के सामने आयोजित किया जाता है और इसी समारोह में अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। अमेरिका के संविधान के मुताबिक हर राष्ट्रपति को चुनाव खत्म होने के बाद 20 जनवरी की दोपहर तक शपथ लेना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है, और इसके लिए राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निर्धारित सिर्फ 35 शब्दों की शपथ को दोहराना होता है। जब जो बाइडेन शपथ लेंगे तब वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगी होगी और वहां पर सुरक्षा के लिए अमेरिका की सेना के हजारों जवान तैनात होंगे। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति एक उद्घाटन भाषण देते हैं और इसमें वो अमेरिका के लिए अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की बात करते हैं। इस समारोह में पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। वर्ष 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तब वहां पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं होने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है और पिछले 100 सालों में तो किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही ये परंपरा भी टूटने वाली है। जिस स्थान पर खड़े होकर जो बाइडेन शपथ लेंगे उसी जगह पर 14 दिन पहले आधुनिक अमेरिका के इतिहास की सबसे भीषण हिंसा हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, और जो बाइडेन की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो अमेरिका को इस शर्मनाक इतिहास से आगे लेकर जाएं। अगर अमेरिका में हालात सामान्य होते तो लाखों लोग इस समारोह में शामिल होते। साल 2009 में बराक ओबामा के शपथ ग्रहण के समय वॉशिंगटन डीसी में लगभग 20 लाख लोग मौजूद थे, लेकिन इस बार हिंसा की आशंका और कोरोना महामारी की वजह से यह आयोजन इतना बड़ा नहीं होगा। शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन ही जो बाइडेन व्हाइट हाउस जाएंगे और अगले 4 सालों तक यही उनका आधिकारिक निवास होगा। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका का मीडिया अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हालांकि धर्म पर आलोचना करने वाला पश्चिमी मीडिया अपने राष्ट्र अध्यक्षों की धार्मिक परंपराओं पर कोई टिप्पणी नहीं करता। शपथ ग्रहण के पहले जो बाइडेन भी चर्च जाने की परंपरा का पालन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत साल 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने की थी। इनॉग्रेशन डे अमेरिका का पब्लिक हॉलिडे नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग शपथ ग्रहण समारोह और उससे जुड़े कार्यक्रमों को टीवी पर देखते हैं। भारतीय समय के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी रात 10 बजे का है। जो बाइडेन की शपथ के साथ ही भारत अमेरिका की दोस्ती की नई कहानी शुरू होगी। ओबामा के दौर में जो बाइडेन ने कई मुद्दों पर भारत का समर्थन किया था। इनमें साल 2008 की न्यूक्लियर डील भी शामिल है। आतंक के खिलाफ जो बाइडेन का सख्त रुख भारत के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। इमिग्रेशन के मामले पर बाइडेन की पॉलिसी से भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों को फायदा हो सकता है। चीन के खिलाफ जो बाइडेन भारत का समर्थन कर सकते हैं, इससे भारत को फायदा हो सकता है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पर जो बाइडेन का रुख भारत से मेल नहीं खाता। जम्मू कश्मीर, CAA और NRC के मुद्दों पर जो बाइडेन भारत के विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं है। पाकिस्तान के मसले पर भी जो बाइडेन ने अपना रुख कभी भी साफ नहीं किया है। तो ये भी एक ऐसा मामला है जहां भारत के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। केवल भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की अपनी राह भी किसी भी लिहाज से आसान नहीं रहने वाली है। इसका कारण यही है कि उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चुनौतियों के अंबार से जुड़ी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। वास्तव में बाइडेन को एक अत्यंत विभाजित राष्ट्र का नेतृत्व संभालना है।
इस विभाजन की दरारें कितनी गहरी हो गई हैं, उसके संकेत 6 जनवरी को तब स्पष्ट दिख गए थे जब एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर धावा बोलकर अमेरिका की जग हंसाई कराई थी। ये वाकया अमेरिका को इतना असहज करने वाला था कि चीन जैसे तानाशाह देश अमेरिका को लोकतंत्र के मसले पर आईना दिखाने लगे तो रूस उसे लोकतंत्र का कहरा सिखाने में जुट गया। और तीसरी दुनिया के तमाम वो देश भी अमेरिका पर चुटकी लेने में पीछे नहीं रहे, जहां लोकतंत्र की स्थापना की आड़ में अमेरिका ने हमेशा अपने हितों को पोषित करने का काम किया। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के साथ ही बाइडेन की पहली प्राथमिकता घरेलू मोर्चे पर बनी इन दरारों को भरने की होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।